हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, क्या आपको ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा है? अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसे बढ़ाती रहूँगी और आपको पसंद नहीं आया तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए ये सब बना रही हूँ, इसलिए आप मुझे बता दीजिएगा। मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँगी और एक अच्छा सा न्यू एफएफ लाऊंगी आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैं बना देती हूँ, उसके आप बाद बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू विंग को बहुत ज़्यादा ही सुना रही थी कि वो किस हक से शादी के लिए मना करेगा। बचपन से ही हमने इसे अपने बेटे जैसा पाला है, इसे हमने जांग्स का छोटा राजकुमार बना दिया। क्या इसका हमारे लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है? विंग बस खड़ा होकर मैडम यू की बातें सुन रहा था। तभी जैंग फेंगमिया कहते हैं, यू, विंग अभी 18 साल का नहीं हुआ है। हम उसकी शादी अभी नहीं करा सकते हैं, और वैसे भी मैं विंग की मर्ज़ी के बिना उसकी शादी नहीं कराऊंगा। पर मैडम यू विंग की तरफ देख कोल्ड टोन में कहती है, क्या क्या कहा आपने? ये 18 साल का नहीं हुआ है। पर लेंस ने ये नहीं कहा है कि उन्हें 18 साल का ही ओमेगा चाहिए, और वैसे भी ये 1 साल के बाद 18 को हो ही जाएगा, तो क्यों ना कर ये शादी। तो बाद में शादी करने से अच्छा है अभी शादी कर दे। वैसे भी हमने इस अनाथ को सारी सुख सुविधा दी है, और ये तो अच्छा ही है ना कि वो जैंग सेक्ट का राजकुमार के रूप में लेंस के दूसरा फुरैन बनेगा। ये इसके ही ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, ये एक रानी कहलाएगा। तो हम इस अनाथ को तो अच्छा लाइफ ही दे रहे हैं ना। जैंग फेंगमिया गुस्से में कहते हैं, यू ये क्या बोल रही हो? विंग अनाथ नहीं है, विंग मेरा और हमारा बेटा है, और ये जैंग सेक्ट का राजकुमार है। मैडम यू गुस्से में जैंग फेंगमिया की तरफ देख कहती है, हाँ, ये जैंग सेक्ट का राजकुमार है, तो इसका तो फ़र्ज़ है ना। क्या ये हमारे और हमारे सेक्ट के लिए इतना नहीं कर सकता? और इसे बस शादी ही तो करना है। हम कहाँ इसे कोई ख़राब जगह भेज रहे हैं। ये लैन फुरैन बनेगा, ये लैंस की रानी बनेगा। ये इसके लाइफ और इसके लिए ही अच्छा होगा। ये इसके लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसे ये मौका दे रहे हैं। विंग बस खड़ा होकर मैडम यू की सारी बातें सुन रहा था। साथ ही उसके मन में चल रहा था, हाँ, मैं इस सेक्ट का राजकुमार हूँ। मुझे मैडम यू और अंकल ने अपनाया है। मुझ जैसे अनाथ को अपने राजकुमार के रूप में अपनाया है, और अगर मैं इनकी मुसीबत में ही काम नहीं आया तो ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। और क्या क्या पता मैं जिसके लिए रुकना चाहता हूँ वो मुझसे प्यार करता भी होगा कि नहीं। अगर सिचैन का मुझसे प्यार ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं मैं इनका भी मदद नहीं कर पाऊंगा, और शिचैनगा के दिल में भी कोई जगह नहीं बना पाऊंगा। और विंग, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि शिचैनगा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है भी कि नहीं। पर ये तुम्हारी फैमिली है। अगर मैंने ये शादी कर ली और उससे अगर शादी करने से मना कर दिया तो क्या होगा? लेंस ने जांग्स पर हमला कर दिया तो तुम्हारी एक लापरवाही इस फैमिली को तबाह कर देगी। विंग, तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने होठों को बाइट कर अपने आंसू कंट्रोल कर कहता है, मुझे मुझे ये विवाह मंजूर है। वो एक डीप ब्रेथ लेकर ये सब बोल रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर फेंगमिया विंग की तरफ देखते हैं, और फेंगमिया विंग से कहते हैं, विंग बेटा, तुम्हें दबाव में आकर ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर विंग कहते हैं, नहीं नहीं अंकल, मैडम यू सही कह रही है। मैंने
इस सेक्ट के राजकुमार की उपाधि ली है, जिसे देने वाले आप ही हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इतना नहीं कर सकता? वैसे भी मुझे बाद में शादी तो करनी ही होगी, तो क्यों ना मैं लेंस का ही स्वीकार कर लूँ विवाह प्रस्ताव। वैसे भी वो सेक्ट बहुत पावरफुल है और मैं वहाँ खुश रहूँगा। मैं दूसरे राजकुमार से शादी के लिए स्वीकार करता हूँ। वैसे भी मैं जब उनका फुरेन बनूँगा, वो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। विंग ये सब अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रहा था और ये बोल वो वहाँ से बाहर निकल गया। हॉल से कुछ दूर चलने के बाद ही विंग दौड़ने लगा। उसने जो अब तक अपने आंसू रोक कर रखे थे, अब जाकर वो निकलने लगे। वो भागते भागते अपने रूम में चला गया। वो जल्दी से रूम का गेट बंद कर बेड पर पेट के बल लेट गया। उसके मुंह से अब रोने की आवाज़ें निकलने लगी। कोई सुन न ले, इसीलिए वो पिल्लों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगा। कुछ घंटे ऐसे ही रोने के बाद वो कहीं जाकर रुका, क्योंकि आंसू की भी कोई लिमिट होती है। आंसू सूख जाते हैं ज़्यादा रोने से। विंग आंसू ऐसे ही बहाता रहा तो क्या पता वहाँ नदी ही आ जाए। विंग का दिल इतना दर्द हो रहा था, पर विंग के मुंह से अभी भी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। विंग की लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। पहले जब वो 8 साल की उम्र में अपने माता पिता से दूर हो गया, पर उसकी माँ एक अच्छी खासी कल्टीवेटर थी, इसीलिए उन्होंने अपना तलवार अपने ओमेगा बेटे विंग को दिया था। विंग का सपना था कि वो अपनी माँ की तरह एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा, पर जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, विंग टूट गया। उसका उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी माँ का तलवार लेकर जंगलों में भटकने लगा। 2-3 महीने बीत चुके थे। वो ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था, यहाँ तक कि विंग की तलवार भी चोर आकर उसे चुराने की कोशिश करते हैं, पर विंग उस तलवार को बचाने के चक्कर में उन चोरों से बहुत मार खाता है। वो छोटा सा 8 साल का बच्चा, सारे लोग उसे मार रहे थे उस तलवार के लिए, पर विंग उस तलवार को छोड़ ही नहीं रहा था। एक चोर उस तलवार को लेकर भागने लगा। विंग मदद की गुहारें लगाता था, पर कोई भी उसका मदद नहीं करा। तभी किसी इंसान ने उस चोर से उस तलवार को ले लिया। विंग डर गया था कि क्या ये इंसान भी उसका तलवार ले लेगा, पर वो इंसान बस उस तलवार की तरफ ही देख रहा था। विंग उस इंसान के सामने घुटनों पर आ बैठा और वो उस इंसान के सामने भीख मांगते हुए कहते हैं, अंकल अंकल प्लीज़ ये मुझे दे दो, ये मेरी माँ बाबा की आखिरी निशानी है। ये सुन और ये देखकर वो इंसान विंग को अपने गोद में उठा लिया और कहता है, तुम जानते हो ये तलवार किसका है? विंग सर हिलाकर कहता है, हाँ, ये मेरी माँ और बाबा का तलवार है। उन्होंने मुझे जाने से पहले दिया था, पर वो अभी तक नहीं आए वापस। ये बोल विंग रोने लगा। वो इंसान कहता है, क्या तुम्हारी माँ का नाम चांगसे सेरन है और बाबा का नाम वी चांगसे? विंग रोते हुए हाँ में नोट करता है, जिसे देख वो इंसान विंग को गले से लगा लिया और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 3 महीनों से कितना ढूंढा है? विंग कंफ्यूज होकर उस इंसान को देखने लगा। वो इंसान कहता है, बेटा मैं तुम्हारे माँ बाबा का दोस्त हूँ। जब मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने आया था तब तुम वहाँ नहीं थे। तुम्हारी माँ बाबा ने मुझे आखिरी विश मांगी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर मैं तो घबरा गया था कि अब मैं उनका आखिरी विश पूरा कैसे करूँगा। पर भगवान ने मेरी सुन ली और देखो आज तुम मुझे मिल ही गए। पर अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। बोल वो विंग को अपने साथ अपने घर ले गया। उन्होंने
अपने हाथों से विंग को खिलाया पिलाया, खुद उसे तलवार सिखाने शुरू कर दिया था। हाँ, क्योंकि वेंस के राज के पहले ओमेगास को युद्ध सिखाया जाता था, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं था। इसीलिए मैडम यू, मैडम लैन, चांगसे सरन एक अच्छी खासी कल्टीवेटर थी। पर मैडम यू को विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो विंग को नौकरों जैसा ट्रीट करती थी। पर जैंग फेंगमिया यान ली उसे बचा लेते थे। जैंग चैंग अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता था। उसे भी जलन होता था कि उसके बाबा विंग को पसंद ज़्यादा क्यों करते हैं, पर ऐसा नहीं था। पर जैसे जैसे दोनों बड़े होते जा रहे थे, जैंग चैंग और विंग की पसंद भी एक रही होती जा रही थी। पर विंग हमेशा ही सेक्रीफाइस कर देता था, क्योंकि मैडम यू हमेशा ही अपने बेटे को ज़्यादा प्रीफर करती थी। विंग जिस चीज़ को लेता था, मैडम यू उस चीज़ को जैंग चैंग को दे देता था, क्योंकि हमेशा ही जो चीज़ विंग को पसंद आती, वो चीज़ जैंग चैंग को भी पसंद आती थी। पर विंग कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ जैंग चैंग को वो चीज़ देने के अलावा। विंग हमेशा ही जैंग चैंग के लिए अपनी पसंद को ठुकरा देता था, पर जैंग चैंग उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जब दोनों 10-12 साल के उम्र में निसक गए थे, तब उन्होंने पहली बार सिचेनगा को देखा था। तब वो दोनों ही सिचेनगा को पसंद करने लग गए थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सिचेनगा विंग को और जैंग चैंग को देखने के लिए वो सेक्ट आया करते थे, क्योंकि उन्हें विंग को देखना था। पर वो मैडम यू से विंग के बारे में बात नहीं करते थे, वो जैंग चैंग से मिलने की बातें करते थे। इसीलिए जैंग चैंग बहुत ज़्यादा ही खुश होता था। मैडम यू भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जैंग चैंग सिचेनगा को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था, उसके साथ खेलता था। इसीलिए मैडम यू भी उन लोगों को मना नहीं करती थी। सिचेन दोनों को घुमाने ले जाता था, पर सिचेन के मन में तो सिर्फ विंग ही बसा हुआ था। सिचेन हर महीने विंग को देखने आया करता था, पर सबसे ये बहाना करता था कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था और उसे जैंग चैंग और विंग की याद आ रही थी, इसलिए वो उनसे मिलने आ गया। अब विंग 12 साल का हो चुका था, जैंग चैंग 14 और शिचेनगा 17 साल के हो चुके थे। पर भी शिचेनगा जब भी नाइट हंटिंग पर आते थे, वो दोनों से मिलकर ही जाते थे। पर उनका मेन मकसद तो विंग से ही मिलना था, उन्हें देखना था। यहाँ तक कि जब भी तीनों मिलते थे, शिचेनगा उन दोनों को युद्ध सिखाते थे। पर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। वेंस ने ओमेगा पर ओमेगा के युद्ध पर बैन लगा दिया था और उन्हें युद्ध सीखने से ही मना कर दिया था। पर भी विंग, सिचेन और जैंग चैंग जब भी मिलते थे, तब युद्ध करते थे, सबसे चोरी चोरी, छुपके छुपके। सिचेन उन दोनों को ही तलवार सिखाता था। जब भी सिचेन नाइट हंटिंग पर जाता था, वो बड़ी मुश्किल से एक ना एक बार विंग और जैंग चैंग को मिलकर तलवार तो सिखाया ही करता था। पर उन दोनों के फेस में कपड़ा होने की वजह से वो दोनों अच्छे से सीख नहीं पाते थे। इसीलिए विंग और जैंग चैंग सिचैन के सामने फेस पर कपड़ा नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि सिचैन ने उनका ओमेगा सैम छुपाने के लिए एक दवा भी दे दिया था। विंग और जैंग चैंग दोनों ही चोरी चोरी अपने घर से निकलकर जंगलों में सिचैन से मिलने जाते थे और उनसे युद्ध सीखते थे। ऐसे ही 3 साल बीत गया। अब विंग 15 साल का हो चुका था, जैंग चैंग 17 का और सिचेनगा 20 साल के हो चुके थे। एक दिन वांगजी को सिचेन पर डाउट होता है। गगा हर रात को जब भी वो नाइट हंटिंग पर जाते थे, तो कहीं ना कहीं चले जाते थे। वांगजी अभी अभी 18 साल का हुआ था, इसीलिए वो 1 महीने पहले ही अपने गगा के साथ
नाइट हंटिंग पर जाने लगा था। पर आज वांगजी ने जब सिचेन का पीछा किया तब उन्हें सिचेन 2 ओमेगा को युद्ध कला सिखाते हुए दिखाई दिया। पर दोनों ओमेगा का फेस सिचेन की तरफ था और सिचेन का फेस सामने। वांगजी उन दोनों ओमेगा का फेस नहीं देख पाया। पर तभी वांगजी वहां आकर सिचेन से पूछता है कि ये दोनों कौन हैं। सिचेन जल्दी से उन दोनों के ऊपर उनका कपड़ा डाल देते हैं और कहते हैं विंग, जैंग चैंग, तुम यहाँ से जाओ। तब वांगजी ने जैंग चैंग का नाम सुना तो वो उस पर्सन को देखना चाहता था कि उसका बचपन का प्यार उसके सामने है। उसे वो देखना चाहता था कि वो अब बड़ा होकर कैसा दिखता है, पर वो अपने भाई के कारण उसे देख नहीं पाया। दोनों लैंड सेक्ट आ चुके थे। तब सिचेन को अपने सेक्ट से झूठ बोलने और सेक्ट से छुपकर 2 ओमेगा को युद्ध कला सिखाने के लिए 50 कोड़े मारे जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब विंग और जैंग चैंग घर पहुंचे थे तब मैडम यू को पता चल गया था कि दोनों रात रात को बाहर जाकर युद्ध सीखते हैं, क्योंकि विंग और जैंग चैंग के हाथों में तलवार था। मैडम यू अपने बेटे को तो कुछ नहीं बोलती, पर विंग को अपने जिड़ियान से मारने लगी, साथ ही उसका तलवार भी छीन लेती है। जब जैंग फैंग में उन्हें देखते हैं कि वो क्यों मारी है, तब मैडम यू गुस्से में बोलती है, ये दोनों युद्ध सीखने गए थे। जैंग फैमिया कंसर्न होकर बोलते हैं, यू उसे मारना बंद करो, उसका खून निकल रहा है। पर यू गुस्से में बोलती है, इसके कारण अब हमारे सेक्ट में अगर कोई हमला कर देगा तब क्या करोगे आप। जैंग फैमिया बोलते हैं, तो तुम विंग को क्यों मार रही हो, चैंग को भी मारो, वो भी तो गया था। पर मैडम यू गुस्से में उनको देखकर बोलती है, इस इडियट की वजह से ही मेरा बेटा गया होगा, मुझे पक्का यकीन है। मेरा चैंग ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरी बात कभी भी टाल नहीं सकता। पर चैंग कुछ नहीं बोलता, बस वो शांति से वहीं खड़ा रहता है। विंग को मैडम यू बहुत ज़्यादा ही मारते जा रही थी, पर जैंग फैमिया उसका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, यू बस भी करो, वो 15 साल का एक बच्चा है। तो मैडम यू कहती है, ठीक है, पर इसको मैं सबक सिखा कर रहूँगी, इसने युद्ध सीखने की जुर्रत की है ना। ठीक है, जब इसके पास कोई तलवार रहेगा ही नहीं तो ये युद्ध सीखेगा कैसे। ये बोल मैडम यू विंग का तलवार लेकर तालाब की तरफ उसे फेंकने जाती है, पर विंग मैडम यू का पैर पकड़ लेता है और उसके सामने भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ये ऐसा मत कीजिए, ये मेरी माँ बाबा की आखिरी निशानी है, प्लीज़। ठीक है, ठीक है, मैं कभी कभी युद्ध नहीं करूँगा, मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, मैं कभी भी युद्ध नहीं सीखूँगा। आप आप चाहती है ना मैं काम सीखूँ, घर का काम करूँ, मैं घर का काम करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ इसे मत फेंकिए, ये मेरे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। तब मैडम यू ने उस तलवार को विंग के पास फेंक दिया और बोला, आज के बाद कभी भी इस तलवार को मेरे सामने मत लाना। मैं कभी भी इस तलवार को तुम्हारे हाथों में देखी तब मैं इस तलवार को फेंक दूंगी। विंग हमें अपना सर हिलाता है, पर उसे बहुत ज़्यादा मारने की वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका था। यहाँ तक कि मैडम यू ने उसे 3 दिनों का खाना भी नहीं दिया था और सारा ब्लेम विंग पर डाल दिया था कि उसी ने जैंग चैंग को बहला फुसलाकर युद्ध सीखने के लिए राज़ी किया होगा और वो हर रोज़ जंगल की तरफ जाते होंगे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, पर अब सिचेन विंग को देखे बिना रह ही नहीं पा रहा था। पर जब उसने सुना कि उसके अंकल कुछ काम से जांग सेक्ट जा रहे हैं, वो भी बड़ी जिद कर वहां चला गया। लैन की रैन जैंग सेक्ट के लीडर से बातें कर रहे थे। सिचेन उनसे कहता है, अंकल मैं क्या बाहर जाके घूम के आ सकता हूँ। लैन की रैन भी हाँ में जवाब देते हैं। वो जल्दी से पूरे जैंग सेक्ट में विंग को ढूंढने लगे, तब जाकर उन्हें जान में जान आया था।
वो चोरी चोरी विंग को देखने लगे थे, पर उसके पास ही जेंग चैंग भी खड़ा था। दोनों ने ही अपना सर वेल से ढका हुआ था, इसीलिए उन्हें विंग का चेहरा और विंग कौन है ये समझ नहीं आया। वो एक इंसान का हाथ पकड़ उसे खींच लेते हैं। सीचैन को ऐसा लगा कि वो विंग है, पर वो विंग नहीं, जेंग चैंग था। सीचैन उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें इन 2 महीनों में नहीं देखा, मेरी सांसें किस प्रकार चल रही थी। हर रात को मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। क्या तुम मुझे याद करते थे? क्या तुम मुझे मिस करते थे? वो इंसान कुछ नहीं बोलता। तभी सीचैन को उसके अंकल की आवाज़ आती है। वो कहते हैं, सीचैन चलो। सीचैन उस इंसान से कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा, और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोल वो वहाँ से चला गया। जेंग चैंग का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था, पर सीचैन ये सब जेंग चैंग को नहीं, विंग को वो समझकर बोल रहे थे। वहीं विंग भी सीचैन को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। वो उन्हें जब पता चला कि सीचैन यहाँ आए हैं और वो जाने वाले हैं, वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और उन्हें चोरी चोरी से देखने लगे। जब सीचैन ने देखा कि कोई उसे पेड़ के पीछे से देख रहा है, तब वो स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो विंग है। सीचैन अपने पॉकेट से एक हेयर पिन निकाल एक बच्चे से कहते हैं, जो उस पेड़ के पीछे आपके वीगा खड़े हैं ना, उसे ये दे देना। बोल वो उस बच्चे को वहाँ भेज देते हैं। वो बच्चा भी उस हेयर पिन को लेकर विंग को दे देता है। विंग उस हेयर पिन को पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब प्रेजेंट का टाइम। विंग उस रात बहुत ज़्यादा रोता है। वो पूरी रात बस रोता ही रहता है। उस हेयर पिन को देखकर उसका दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। विंग उस हेयर पिन को कहीं रख देना चाहता था, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे उस हेयर पिन से दूर होने की। अब सुबह हो चुका था। विंग पूरी रात नहीं सोया। तभी उसके गेट पर एक नॉक होता है, जिसे सुन विंग जल्दी से उठकर अपने आप को ठीक करने अपने हेयर पिन को अपने कपड़ों के बीच में छुपा देता है और फिर अपने फेस पर एक नकली स्माइल लेकर गेट खोलता है, जहां यान ली और जैंग चैंग खड़े थे, जिसे देख विंग उन्हें अंदर बुलाता है। यान ली उसका हालत देख कहती है, आइंग, क्या तुम ठीक हो? तुम सच में शादी करोगे? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई भाई। विंग स्माइल करता है, नहीं सीजे, मैं सच में करना चाहता हूँ। तभी जैंग चैंग विंग को गले से लगाकर अपने गिल्ट आवाज़ में कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो,